आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। तो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं। बाप दादा की पुरखों की जमीन जो वक्फ है उसमें खिलवाड़ करेगा, लोग ऐसे बड़े बैठे रहेंगे। मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहिए, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी हो चुकी है और अब यह कानून पूरे देश में लागू है। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के दोनों सदनों से यह बिल पहले पास हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कानून को मानने के लिए अब भी तैयार नहीं है। तमाम तरह की भड़काऊ तकरीरें दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, हैदराबाद से लेकर पश्चिम बंगाल तक वक्फ कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण सुनाई दे रहे हैं और अब उन भड़काऊ भाषण का असर सड़कों पर नजर आने लगा है। बड़ी खबर आपसे बताते हैं, आपको इसी से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में भीड़ सड़क पर इकट्ठा हुई, जहां पुलिस पहले तैनात थी। जानकारी के मुताबिक सड़क जाम करने को लेकर पुलिस और भीड़ के बीच नोकझोंक हुई और फिर भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया। और ये आपको तस्वीरें पहले दिखा रहे हैं। सरकारी अधिसूचना जो जारी हुई है वक्फ कानून को लेकर राष्ट्रपति की मोहर के बाद अब इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई परेशान करने वाली है। भीड़ सड़कों पर इकट्ठा हुई, आगजनी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन कुल मिलाकर वक्फ कानून की आड़ में मुर्शिदाबाद का जंगीपुर इलाका बुरी तरह झुलस गया। फिलहाल इंटरनेट बंद है। इलाके में धारा 144 लागू करनी पड़ी, जिसे नए कानून के तहत धारा 163 कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने भी हिंसा के कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ये जो लोग हैं कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं सरकारी संपत्ति का और कितनी तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा कर रहे हैं। ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि संसद के दोनों सदनों से बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मुहर लग गई, कानून बन गया। लेकिन मोदी शाह के सामने भड़काने वाले कट्टरपंथियों से, नेताओं से निपटने की बहुत बड़ी चुनौती है। बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह की बयानबाजी शुरू हुई और अब मुर्शिदाबाद में जैसे हालात पैदा हुए, तो क्या भड़काने वाले यही चाहते थे जो अब हालात सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताते हैं, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं और दूसरी तरफ वक्फ कानून के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी भी जारी है। जमीयत उलेमाए हिंद के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी को आपको सुनवाते हैं, जो कह रहे हैं कि मस्जिद कब्रिस्तान पर बात आएगी तो चुप थोड़ी बैठेंगे। हमारी मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा, कब्रिस्तान से खिलवाड़ करेगा, बाप दादा की पुरखों की जमीन जो वक्फ है उसमें खिलवाड़ करेगा, तो लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे। मुल्क को आरएसएस और बीजेपी को बेच दिया है और जो लड़ने वाला कौम है लड़ेंगे अपने लिए। कल अगर शरण मंदिर पर कोई बात है तो हमारे सिख भाई छोड़ देंगे? हम छोड़ेंगे? हम उनका साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। तो हिंसा की तस्वीरें जब आप देखेंगे समझ पाएंगे कि कैसे यही मौलाना जी चाहते थे, क्योंकि लगातार आप देखिए जब लोकसभा में बिल पेश हुआ तब भी इस तरह से सड़क से संसद तक हंगामा, राज्यसभा में भी जब पेश हुआ यही हालात थे, राष्ट्रपति की मुहर लगी, उसके बाद अब इसको लेकर के जब अधिसूचना जारी हो गई है, पूरे देश में कानून बन गया है, बावजूद इसके आप देखिए कैसे सड़कों पर भीड़ इकट्ठी है और देश को शाहीन बाग बना देने की धमकी भी इन कट्टरपंथी मौलानाओं की तरफ से पहले ही दी गई थी और उसी का असर अब नजर भी आ रहा है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये मुर्शिदाबाद की तस्वीरें दिखाइए, देखिए आप जरा। इससे पहले कोलकाता की भी खबर हमने आपको दिखाई थी, उसमें भी कुछ इसी तरह के हालात नजर आए थे, जब वहां पर लोग ये कह रहे थे कि पूरे देश में आग लगा देंगे, कोलकाता क्या दिल्ली तक हम पहुंच जाएंगे, और वही असर अब नजर आ रहा है। और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यासिर जुलानी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए, स्वागत है आपका। एहसान अब्बासी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के, सर आपका भी स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव आगे हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, उनका भी रुख करेंगे। और साथ ही मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष हैं AIIA के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। सबसे पहले साजिद जी आपके पास ही आऊंगी, यही चाहते थे, सवाल यही है कि जो अब देश में नजर आ रहा है, मुर्शिदाबाद में जो दिखाई पड़ा, क्या यही मंशा थी? देखिए, जिन लोगों ने या जो लोग आज भी भड़काने का काम कर रहे हैं, उनकी तो मंशा यही थी। मैं शुरू से कहता आया हूं
कि देखिए, मुसलमानों को भड़काना, मुसलमानों को जज्बाती बनाना और सड़कों पर उतारना ये किसी मसले का हल नहीं है। क्योंकि जब आप लोगों को सड़कों पे उतारेंगे और उनका कोई अगवाकारी नहीं होगा, उनको कोई साथ लेकर चलने वाला नहीं होगा, तो भीड़ तो जो चाहे करती है। उसमें नुकसान किसका है? नुकसान मुसलमानों का है। पहले भी हमने देखा है कि जहां जरा सी हिंसा हुई, हजारों मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाता है, मुसलमानों को पत्थरबाज कहा जाता है, मुसलमानों को आतंकवादी दहशतगर्द कहा जाता है। तो ये सब काम हम ही लोग तो करा रहे हैं। इसलिए मैंने बार बार कहा कि जो हमारे हितैषी बने हुए हैं विपक्षी दल के लोग या हमारे जो कुछ मुस्लिम तंजीमों के लोग, तो ये जिम्मेदारी फिर आप जैसे लोगों की है मौलाना साजिद रशीदी जी, कि आप आम मुसलमानों को समझाते, उन्हें जागरूक करते, क्योंकि देखिए वो कैसे भ्रमित होकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और नुकसान किसका होगा। यासिर जिलानी साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, जो हालात अब बने हैं, इसका अंदेशा पहले से था, क्या तैयारी इसको लेकर के थी? क्या इसी तरह से देश जलता रहेगा जैसे मुर्शिदाबाद में हुआ? देखिए, ये अंदेशा पहले से था, और जिस तरीके से भड़काने वाली बात कर रहे थे, जिस तरीके से सौहार्द को बिगाड़ने वाली बात कर रहे थे और झूठ के आधार पे, देखिए जो बिल आया है उस बिल का मतलब है कि आपको जो संशोधित होकर बिल आया है वो आपके जमीन के सुरक्षा देने के लिए वो बिल है। और एक और गेम यहाँ खेला जा रहा है, पासमानदा वर्सेस अशराफ मुसलमानों को भी लड़ाने का ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि ये बिल का मतलब है कि जो अमीर मुसलमान हैं, जो कब्जाधारी हैं, जो गरीब बेनिफिशरीज मुसलमान हैं, उनके बीच की ये लड़ाई, क्योंकि कब्जा उन्हीं के पास है जो अभी हंगामा करा रहे हैं, जो लोगों को उनके पास जो लीगल रेमेडीज कैसे लड़ाई लड़नी है वो भी जानते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास वक्त की जमीनों का कब्जा है, वो अरबपति लोग हैं और इसीलिए तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं आती हूँ आपके पास, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। कपिल जी, आपके अलावा जो 3 पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तीनों मुस्लिम समुदाय के हैं और तीनों ये बात मानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हक में है, लेकिन आप अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए पीडीए का फॉर्मूला तो आपका फेल हो गया, इस वक्त भी देश को जलाने की साजिश में लगे हुए हैं। यही चाहते थे आप जो हुआ मुर्शिदाबाद में? 10 चेहरे हम भी बैठा देंगे अगर वक्त दे दीजिए तो। क्या 10 चेहरे हम भी बैठा देंगे? नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ 3 मुस्लिम बैठे हुए हैं, आपने किसको बैठाया, कैसे बैठाया, ये आपका काम है। आप देखिए कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी समाज में अच्छी साख रखते हैं, वो मुस्लिम बैठे हुए हैं। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं? हम मुस्लिम नहीं है क्या? आप मुस्लिम हो क्या? आप बताओगे हमारा होंगे मुस्लिम, आप हमारा हक दिलाओगे? मुसलमानों की तहसील बनने का नाटक छोड़िए कपिल जी, आप कैसे अपने वोट बैंक के लिए देश को जलाने की साजिश रचना बंद कर दीजिए। ये फॉर्मूला नहीं चला पहले, आगे भी नहीं चलेगा। देखिए ये सब फालतू वाली बातें नहीं, आप अपने खरीदे हुए लोग बैठा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बातें कर रहे हैं, शब्दों की मर्यादा रखें। कपिल जी, जो ये कम से कम जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनका सम्मान कीजिए। खरीदे हुए लोग कहना क्या चाहते हैं? आप हमारा एक बात नहीं खेल सकते, उसको बैठाइए, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, आप मिट जाओगे, अपनी बात कर सकता हूँ, आप किसको बताइए? ठीक है कपिल जी, अपनी बात कीजिए, मुझे बताइए यही चाहते थे आप? हिंदुस्तानी आपने क्यों नहीं कहा? एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी होने के नाते यही चाहते थे आप कि जो मुर्शिदाबाद में हुआ वो हो? ठीक है, एहसान साहब मैं आऊंगी आपके पास, एहसान साहब मैं आऊंगी आपके पास। कपिल जी, सवाल आपसे ये है, कपिल जी सवाल आप पैनलिस्ट पर सवाल मत उठाइए, आप अपनी बात बताइए। यही चाहते थे आप जो हुआ मुर्शिदाबाद में? एक जिम्मेदार पार्टी के नेता होने के नाते देश के लिए कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है आपकी? बोलिए कपिल जी, ठीक है कपिल जी को बोलने दीजिए। हमारा अपमान किया, आपका प्रश्न। एहसान जी थोड़ा उनको बोलने दीजिए। ऐसा कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि ये देश के 3 नागरिक बैठे हैं, इनका ये कहना है। आपने ये कहा कि ये 3 मुसलमान ये राय रखते हैं, इसीलिए कहा क्योंकि आप मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करते हैं। सोचा सुनो, जितने भी मुस्लिम हमारे पार्टी में या अन्य विपक्षी दलों में हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, क्या उनको आप मुस्लिम से नहीं मानती? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? अपना विरोध दर्ज कराने का तरीका होता है कपिल जी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई भी गई है, एक आम नागरिक है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया से कोई कानून बनता है तो आप उसको नहीं मानेंगे? कैसे नहीं मानेंगे? नेतृत्व नहीं करते जिनको आपने बैठा रखा है। अब आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। हम किसको बैठाते हैं वो हमारा कॉल है, आपसे नहीं पूछेंगे।
कपिल जी आप मुझे बताइए, सीधा सा सवाल मेरा, कपिल जी नहीं एहसान जी, ये जवाब अभी तक इन्होंने दिया नहीं। कपिल जी सीधा सा सवाल मेरा, जो मुर्शिदाबाद में हुआ यही चाहते थे आप, यही चाहते कि बाकी जगहों पर भी? पहली बात किसी भी तरह के दंगा हो, आतंकवादी घटना हो, उसका कोई भी आदमी जो है सलाह नहीं सकता है, उसकी मजम्मत ही की जानी चाहिए। और दूसरा, जब हमने रास्ता अख्तियार किया है सुप्रीम कोर्ट का, तो वहां दंगा करने और करवाने से क्या मतलब है? माननीय सुप्रीम कोर्ट है तो इस देश के अंदर, बिल्कुल, तो आप जरा ये जिम्मेदारी के साथ कह दीजिए कि मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर ना उतरे। जरा जिम्मेदारी के साथ ये बात कह दीजिए कपिल जी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, याचिका लगाई गई है कई सारी, भारतीय जनता पार्टी का, तो कोई सड़क पर ना उतरे, ये कह दीजिए जरा। करा रही है भारतीय जनता पार्टी, करा रही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी नहीं बिल पास कराया, भारतीय जनता पार्टी करा रही है दंगा। जो हम लोगों को वोट देना था वो हमने संसद में इनके अपोजिट में दिया, हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लेकर के गए हैं। यासिर जिलानी साहब, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करा रही है, क्या कहेंगे? गोधरा से लेकर भारत में इनको जाना जाता है ये दंगाई लोग हैं। मैं इस तरह की बात इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के चरित्र में ही रक्त रंजित राजनीति है। जानते हैं राम मंदिर के वक्त क्या हुआ था, जब आंदोलन चल रहा था, कार सेवकों को डायरेक्ट गोली मरवा दिया था एक एक्शन पे। ये समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी मुसलमान उसी को मानती है जो आपराधिक छवि के होते हैं। जैसे आजम खान जेल में बंद है, अतीक जो मारा गया, उसको ये मुसलमान मानते थे क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते थे, तुष्टीकरण की वोट की राजनीति के वो माहिर लोग थे। कपीश श्रीवास्तव तो बेचारे बहुत ही बेचारगी वाली बात कर रहे हैं। अफसोस होता है इन जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रवक्ता बना रखा है, जिनके पास बात करने का करते हैं ये समाज के अंदर सौहार्द पैदा करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि गरीब मुसलमान ताकतवर बने। ये जो सुधार बिल है, उम्मीद वाला बिल है, ये गरीब मुसलमानों को ताकत दे रहा है। उस पे मुसलमान कपिल जी आपको दिक्कत किस बात से? कपिल जी आपको दिक्कत इस बात से है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पर खुद मुस्लिम बटे हुए हैं। आपको नहीं लग रहा कि वोट बैंक का कोई फायदा आपको इससे होने जा रहा है? परेशानी क्या है? मेरी पूरी बात सुन लीजिए कपिल जी, मुझे एक तकनीकी पहलू बता दीजिए जिससे आपको वक्फ संशोधन बिल से दिक्कत है। एक पहलू आप नहीं बता पाएंगे इसका? इनको कपिल श्रीवास्तव को दिक्कत है ना, क्योंकि जितने बड़े लुटेरे हैं वक्त के, वो सब समाजवादी पार्टी के लीडर हैं या समाजवादी पार्टी के लाइक माइंडेड लोगों के पास वक्त की जमीनों का भंडार है। वक्त के जमीनों पे इन्होंने मॉल बना रखा है, इन्होंने बड़े बड़े सारी चीजें कब्जा करके बना रखी है, कॉलेज स्कूल सब। तो एहसान अब्बासी साहब, की जमीन क्या है? जब भी जो लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं उनसे एक तकनीकी पहलू पूछी जाती है, वो नहीं बता पाते कि संशोधन में दरअसल किस क्लॉज से उन्हें दिक्कत है। इन्हें दरअसल दिक्कत इस बात से है कि मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ेगी। इन्हें दिक्कत इस बात की है कि जो गरीब मुसलमान है उसके हित में कुछ हो पाएगा। सालों से जो ठेकेदारी चलती आ रही है उस पर लगाम लगेगी। अन्य धर्म के वो ठेकेदारी ठीक है, एहसान साहब को बोले दीजिए। एहसान अब्बासी साहब, अन्य और पहले नहीं था। कपिल जी आपसे सवाल नहीं है। एहसान अब्बासी साहब, वक्त के अंदर पहले भी महिलाएं शामिल थी। ये आप एहसान अब्बासी साहब बताइए। अमित शाह की तरफ जी एक मिनट, इनको शांत करो, इनको शांत करो जरा, इनको पानी पिलाओ। ठीक है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, खासकर पसमंदा समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि किसी के भड़काए में, किसी भड़काए में ना आए। इस देश का सौहार्द को बनाए रखें, इस देश की एकता को बनाए रखें। वह बिल इन गरीबों की उम्मीद लेके आया है, और ये जो बंगाल में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बंगाल सरकार का समर्थन हासिल है उन मौलवी मौलाना को। बिल्कुल, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह ये बात कपिल जी अगर आप भी कह पाते तो बात ही क्या होती, लेकिन आपको अपने वोट बैंक की चिंता है जो हमेशा से आपने की है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पहले वो बताते हैं। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, तो वहीं बिहार के कटिहार में एसडीपीआई के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम युवकों ने सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। ये जुलूस रहमत नगर से शुरू होकर कटिहार के शाहीद चौक पर खत्म हुआ। इस मशाल जुलूस के दौरान एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव रिजवान मजहरी ने कहा कि अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तो प्रदर्शन आगे भी इस तरह से जारी रहेगा। तो जरा देखिए, मशाल जुलूस निकाला गया है और सबसे अहम सवाल है कि वो कौन से लोग हैं जो अभी भी मुस्लिमों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सियासी रोटियों के लिए। इस तरह से जो मुस्लिम यूथ है उसे भड़काकर सड़कों पर उतारा जा रहा है, सरकारी संपत्ति का नुकसान कराया जा रहा है, दंगे भड़काए जा रहे हैं, हिंसा फैलाई जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, जो मोदी सरकार ने पास किया है वक्फ बिल, वक्फ कानून, जो वक्फ की संपत्तियों
कब्जा करने के लिए कानून बनाई है मोदी सरकार, उसके खिलाफ पूरे देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिसके तहत आज कटिहार में भी एक प्रोटेस्ट है, मशाल जुलूस है। मौलाना साजिद रशीदी साहब, जमीन कब्जाने के लिए कानून बनाया गया, मस्जिदें मज़ारे छीनने के लिए कानून बनाया गया, कब्रिस्तान छीनने के लिए कानून बनाया गया। ये वो लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं। इन्होंने सीए के समय वही किया, ट्रिपल तलाक के समय वही किया, अभी भी वही कर रहे हैं। मतलब जो आम मुसलमान है वो सिर्फ भ्रमित हो रहा है इन लोगों के वजह से। उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जाए और आखिर में फंसते भी मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं जब ऐसी हिंसा करते हैं। तो साजिद रशीदी जी को हमारी आवाज नहीं मिल रही है। एहसान अब्बासी जी, यही सवाल आपसे कि भड़काया तो मुसलमानों को जा रहा है और फिर फंसते भी मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं। ये देखो, सदन में 12 घंटे 18 घंटे बहस हुई बिल के ऊपर। मुस्लिम सांसद को ये नहीं बता पाया कि किसकी मस्जिदें, कौन सी मस्जिद है, कौन से मदरसे सरकार अपने कब्जे में लेने वाली है। तो ये भ्रमित, ये जो सदन में पटल है, तो लोकतंत्र के मंदिर के पटल के अंदर ये समाजवादी, ये कांग्रेस, ये बसपा या और भी जो दल हैं, ये नहीं बता पाए सरकार को कि कौन सी मस्जिदें, कौन सी मदरसे। यही सवाल हम कपिल जी से पूछ लेते हैं ना। कपिल जी, आप विरोध कर रहे हैं, मुझे बताइए तो जरा एक तकनीकी पहलू बता दीजिए जिससे आपको दिक्कत है। कौन सी मस्जिदें छिन रही हैं जो वैध तरीके से नहीं है, जिस आपको दिक्कत है, बताइए जरा। पॉइंट वाइज बात करते हैं, बताइए। मस्जिदों को छीनने के लिए वक्फ के संशोधन की क्या आवश्यकता है? वो तो अब हो रही है लगातार। आप वक्फ संशोधन कानून के ऊपर बताइए किस क्लॉज से आपको दिक्कत है। संभल के अंदर क्या हो रहा है? ये काशी विश्वनाथ क्या हो रहा है? संभल के अंदर क्या हो रहा है? कोर्ट में मामला है, क्या नहीं हो रहा? कोर्ट में मामला है, कानूनी रास्ते से जा रहे हैं, उससे भी आपको दिक्कत है। माफियाओं के घर पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चले तब आपको दिक्कत है। कानूनी रास्ते से हिंदू पक्ष अपनी बात रखे तब आपको दिक्कत है ना। संभल में सालों से जो हिंदुओं की दुर्दशा हुई उस पर आपकी आंखें कभी नहीं खुली, अब आपको बहुत तकलीफ हो रही है। कपिल जी, जो सवाल उसका जवाब दीजिए, आपके पास है नहीं जवाब। मुझे बताइए ना किस कौन सी दिक्कत है आपको वक्फ संशोधन कानून से? जो है ये बाहर निकल गया क्या? वक्फ की संपत्ति नहीं रहा। बेकार बातें करते रहिए, आपके पास जवाब ही नहीं है। करने के लिए किया क्या? एंटीलिया को लेने के लिए कर रहे हैं क्या? एंटीलिया पहले सीखिए तो क्या बोल रहे हैं? एंटीलिया किस पर ये बना रही है? किसको आप मुझे आपको लगता है कि जिनके पास एंटीलिया है उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जमीन हथियाएंगे? क्या बातें करते हैं? क्या बात आप कर रही हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? आपको दिक्कत किस बात से? देश के ही पैसे को हथिया के कोई अडानी और अंबानी बनाए। ये 6 लाख रुपए से अदानी ने शुरू की। ये तय हो गया है। आप एक बात नहीं बता पाए कि किस प्रावधान से आपको दिक्कत है। गरीबों को हक मानना चाहते हैं, मुसलमानों को जमीन हड़प करना चाहते हैं, गरीबों यतीमों को हक मानना चाहते हैं। ये बिजली बिल और सीमेंट सामने आ जाए समाजवादी का ये भड़काते ये तो रंगरूप बता पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के रंगरूप है। बाकी लोग तो आंदोलन कर रहे हैं। आप तो मुसलमानों के ठेकेदार हैं। अरे आप मुसलमानों के ठेकेदार क्यों बने कपिल श्रीवास्तव जी? क्या किया? आप मुसलमानों के ठेकेदार क्यों बने हुए हैं? अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम मुसलमानों के ठेकेदार नहीं। गलत बिल का विरोध किया है हम लोगों ने। कौन सा गलत बिल? यही तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। कौन से गलत प्रावधान की आप बात करें, बताइए तो सही कि बदलाव में, संशोधन में किस बात से दिक्कत है? तकनीकी पहलुओं पर बात करते हैं ना, बताइए तो सही। गलत बयानी करना अमित शाह की तरह आप भी बंद कर दो। अमित शाह जी ने कहा था कि मौलाना साजिद रशीदी साहब, कपिल श्रीवास्तव एक क्लॉज नहीं बता पा रहे हैं कि उनको किस चीज से दिक्कत है। यही हमने देखा कि जो भीड़ सड़कों पर उतरी है उनसे भी जब हमने पूछा किस बात से दिक्कत है, उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास कहना है कि हमारी जमीनें छिन जाएंगी, मज़ारें छिन जाएंगी। यानी सोचिए कैसे मुसलमानों को भड़काने के लिए कपिल श्रीवास्तव जैसे नेता लगातार काम कर रहे हैं। कपिल भाई सुनिए, ठीक है कपिल जी, सुनो मेरे भाई, सुनो कपिल भाई सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, दूसरों को भी सुनिए। कपिल भाई एक बात बताइए, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, आप कपिल श्रीवास्तव हैं, आप इतना क्यों लड़ रहे हैं भाई मुसलमानों के लिए? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम मुसलमानों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, और किसके लिए लड़ रहे हैं? दिमाग से निकाल दीजिए।
अपने आप वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं। देखिए किसके सच लिए लड़ बात रहे हैं? आपकी सामने आ जमीनें गई। क्या वहां पर कुछ? देखिए सच बात सामने आ गई है। सुनिए सुनिए सुनिए, संविधान के अनुसार नहीं है, सच बात सामने आ गई है। ये कैसे मुसलमानों के लिए संविधान के नहीं हिसाब लड़ते। से आप कैसी कपील जी बातें करते अरे हैं? सुनो भाई, चुनी सुनो, हुई सुनो, सरकार सुनो, लोकसभा सुनो। राज्यसभा से कोई पिताजी, कानून सुनो। पास करवाती है बहुमत के आधार पिताजी, पर, सुनो। राष्ट्रपति की मुहर लगती उन्होंने है और ये संवैधानिक समाजवादी नहीं के है। समाजवादी के प्रवक्ता ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम मुसलमानों के लिए नहीं लड़ते, निगरानी का अधिकार खत्म हो गया, हम बीजेपी से लड़ते हैं, मुसलमानों के लिए नहीं लड़ते। खत्म हो गया। इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया इस बात के भारतीय लिए। जनता पार्टी के अरे गुंडे भाई बवाल कर रहे हैं। देखो, मुसलमानों को लड़ाना छोड़ दो, मुसलमानों को भड़काना छोड़ दो। मुसलमान अक्लमंद है, मुसलमान पढ़ा लिखा है, मुसलमान समझता है क्या करना है क्या नहीं करना है। छोड़ दो, अब वो वक्त लग गए हैं। पार्टी के हम मुसलमान समझ गए हैं तुम्हारी चाल को। दंगे फसाद की कार्रवाई कर रहे हैं और आप क्या हैं? विपक्ष ने अपना विरोध कपिल जी आप क्या भाई हैं? साहब सुनो, आपको भाई साहब सुनो। आपको काशी क्या ये आदमी बराबर कंटिन्यू बोल रहा है यार। संभल सब कुछ गैर कानूनी लग रहा है, जबकि कोर्ट के रास्ते से सब कुछ हो रहा है। कपिल शर्मा, ये आदमी कंटिन्यू बोल रहा है, किसी को नहीं सुन रहा है, क्योंकि इनके पास बोलने जैसी कोई चीज है नहीं। ठीक है रिजवान जी आप बोले, अपनी बात रखिए। पार्टी इसको स्पॉन्सर कर रही है, भाजपा इसको स्पॉन्सर कर रही है। ठीक है आप इनको बोलने तो दीजिए कपिल जी, आप एक भी ना अरे हमें बोलने तो दो, तकनीकी बात आप कह ही नहीं रहे। हमें भाजपा ने पैसा दे दिया लेकिन हमें बोलने तो दो। कोई बात नहीं, हम तो पैसा लेके बोल रहे हैं। ठीक है साजिद जी चलिए आप हम पैसा लेके बोल रहे हैं, लेकिन बोलने तो दो। आप तो हमें बोलने नहीं दे रहे हो। ठीक है कपिल जी की आवाज बंद है, साजिद जी आप बोले। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये और इस तरह के नेता, देखिए इनके पास 60-65 साल थे। कपिल जी सुन लीजिए, कपिल जी सुन लीजिए, सुनिए 60-65 साल थे इनके पास। ये मैं कुछ चीजें, ये मैं कुछ पेपर दिखा रहा हूँ आपको, कपिल जी देखिएगा इसको, दिखाइए। ये 250 बीघे जमीन है दिल्ली के अंदर, जो कांग्रेस के वक्त में सरकारों ने हड़प ली हमारी। 250 बीघा जमीन दिल्ली के अंदर, केंद्र सरकार उसकी एजेंसी, दिल्ली सरकार उसकी एजेंसी के पास है। आप वकालत कर दीजिए कि भाई कांग्रेस ने ये जो किया गलत किया मुसलमानों के साथ में। पहले भी ये जमीनें सरकारों के पास थी, अब भी ये जमीनें सरकारों के पास हैं। ना पहले इस जमीन से मुसलमानों को फायदा होता था, अब भी जो सरकार ने जो कहा है कि गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि जिस तरह का ये कानून आया है, इस कानून के तहत वाकई गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचे, मैं ये उम्मीद करता हूं जी। लेकिन उसकी अरे सुनो भाई, लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब वक्फ के अंदर ऐसे लोगों को बिठाया जाए जो वक्फ को समझते हो, वक्फ की संपत्ति को समझते हो, उसका यूज जानते हो, कहाँ इस्तेमाल अच्छी बात करना है है, साजिद जी, कैसे कम से करना कम है। आप तकनीकी पहलुओं पर बात कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अपनी बात को रखना, अगर आपको किसी बात से लेकर कोई सवाल है उसको रखना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा भी है, लेकिन सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए आम मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर उतार देना और देश का माहौल खराब करना, ये कहां से सही है। एक बड़ी खबर आ रही है वक्फ कानून से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में आज मुस्लिम संगठन प्रदर्शन करने वाले हैं। रुड़की में वक्फ कानून के विरोध में यह प्रदर्शन होने वाला है। तो देखिए पश्चिम बंगाल, उसके बाद हमने आपको बिहार की तस्वीरें दिखाई और अब उत्तराखंड में मुस्लिम संगठनों का आज प्रदर्शन होने वाला है। यानी पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जिस तरह से लगातार भड़काऊ बयानबाजी की गई, उसका असर साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। आज रुड़की में भी वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन होने वाला है। यासिर जिलानी साहब, जैसा कि पहले से अंदेशा था कि इस तरह के प्रदर्शन होंगे, जैसी बयानबाजी विपक्षी नेताओं की तरफ से की जा रही थी, उससे इस बात को समझा जा सकता था कि सड़क पर माहौल खराब होना शुरू हो जाएगा। अब जब वक्फ कानून लागू हो चुका है, इसको अमली जामा पहनाने जितना बड़ा चुनौती भरा काम यह भी होगा कि कैसे आप हालात को संभालेंगे। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या तैयारियां राज्य सरकारों को खासतौर पर क्या निर्देश दिए गए हैं इसको लेकर? मेरे को 1 मिनट श्वेता दे दीजिए, मैं अपनी बात रख दूं। और मेरा नाम यासिर जिलानी है, कपिश बोलना शुरू कर देगा। नहीं यासिर जी आप ही बोले। देखिए मेरा एक लेख आया है कई अखबारों में, जो मैंने डिस्क्राइब किया है कि ये जो आंदोलन क्यों हो रहा है। जो बात मैं कहता हूं कि कुछ चंद जो अमीर मुसलमान हैं, धानड्डे मुसलमान हैं, ताकतवर मुसलमान हैं, जो कब्जाधारी हैं वक्फ पे, उनके पास वक्फ की जमीनें हैं जिसकी वजह से वो बौखलाए हुए। ये जो भीड़ आ रही है, इसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल कर रहे हैं? ये गरीब मुसलमानों को भड़का के सड़कों पे ऐसे नहीं लाया जा सकता है जब तक आप पूरी ताकत ना लगाएं। और ये चाहते हैं भारत का सौहार्द बिगाड़ना। लेकिन मैं आपके माध्यम से टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि हमारी हर राज्य में जहां सरकार है बहुत मजबूत है, एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत है,
पुलिस मजबूत है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो इस तरह के आंदोलन खड़ा करने में ठीक है। अहम रोल ठीक निभा है, रहे हैं। एहसान साहब और कुछ बोलिए, इसी फिर मैं तरह का- कपिल जी आती हूँ आपके पास। एहसान साहब बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? यासीन साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारी गैली महिलाओं ने, हमारी बेटियों ने, हमारी यतीमों ने इस माला का जब अल्लाह से दुआ मांगी थी, इसी ये उम्मीद आ जाए। मेरा आपसे निवेदन से ये है, अमित शाह जी से, मोदी जी से ये कह दें, आप हमारी आवाज बन जाएं, गरीबों की आवाज बन जाएं। मैं हाथों को बिनती मार रहा हूं, जो मेरा समाज वर्षों से परेशान था, मजबूर था, उसकी उम्मीद जगी है, उनको न्याय मिल जाए, उनको घर मिल जाए, उनको रोजगार मिल जाए। जो बेचारी यतीम बेवा बच्चियां हैं, उनको एहसान जी, नौकरी मिल संभालिए जाए। अपने आप को। ये गुजारिश है, ये गुजारिश मेरी है। इन लोगों ने लूटा है, हमारे देश को लूटा है, बर्बाद कर दिया है, हमारी बहन बेटियां बर्बाद है। कपिल जी आंखें खुल रही हैं, देख पा रहे हैं आप देखिए वो मुसलमान जो सालों तक पीड़ित और शोषित रहा, वो मुसलमान जिसके नाम पर वक्फ की ठेकेदारी चलती रही, उन मुसलमानों की आंखों में आंसू है और आप बाकी मुसलमानों को उकसाकर भड़काकर सड़कों पर उतारने का काम कर रहे हैं। भाई यकीन मानो कि आपको देखिए कपिल जी, चैनल के माध्यम से तमाम लोग देख रहे हैं और किसी को ठीक भी है, बख्शा कपिल जी नहीं को जाए। बोलने दीजिए। बोलिए कपिल जी, नजर आ रहा है आपको कि क्या हाल कर दिया है आपने? मैं एक चीज और जोड़ दूं, साजिद रशीदी साहब ने एक बात कही है, मैं उसको भी जोड़ देता हूँ अगर आप इजाजत दें तो। मैं सीधी बात ये कह रहा हूँ कि सच्चर कमेटी की एडिटेड रिपोर्ट ये सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है पिछले 12 वर्ष? अरे भाई साहब, आप लागू नहीं कर पाए, आप कह रहे हैं कि लागू नहीं। 2008 जब आपकी सरकार थी, आपके लाइक माइंडेड लोगों की सरकार थी, आपके टेबल पे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, तो आपने लागू नहीं किया। आप सच्चर कमेटी लागू कराना चाहते हैं। पैसा ला करके कपिल श्रीवास्तव, मुझे एक बात बताइए, संभल में जो हालात थे 2008 में राजेंद्र सच्चर कमेटी के राजेंद्र सच्चर ने आपके टेबल पे रख दिया था। यूपीए की सरकार थी जिसमें आपके नेता अखिलेश यादव मौजूद थे, उसमें मुलायम सिंह यादव मौजूद थे, उसके हिस्सेदार थे। आप लोगों ने लागू नहीं होने दिया। देखिए थोड़ा पढ़ लिख के आया करिए। रिपोर्ट को लागू किया जा रहा कौन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2008 में यूपीए में जब आई क्यों नहीं लागू हुई? क्यों नहीं अरे लागू कपिल जी, आप तो एक क्लॉज नहीं बता पा रहे कि आपको दिक्कत किस बात से है। कपिल जी, संभल में जो हालात थे आपके कार्यकाल में, हिंदू पलायन को मजबूर थे, जो हिंदू मंदिर थे उनमें ताला लगा हुआ था, अब ताले खुल रहे हैं, तो आपको उस बात से दिक्कत हो रही है? आपकी लड़ाई में आग लगाने का काम करेगी, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आवाज है ना, ये जो पीड़ित शोषित मुसलमान है जो आपके वोट बैंक की तरह हमेशा से रहे हैं। 2027 में आपको जितनी सीटें दी है, 60% सीटों पे इन्हीं मुसलमानों ने वोट किया है और यही मुसलमान आपको सबक सिखाएंगे 2027 में। 40 सीटों पे सिमट के रह जाएंगे अगर यही रवैया, यही बिहेवियर समाजवादी पार्टी का रहा तो। आप याद रखिएगा, ये जो मुसलमान एहसान आज रोए हैं ना टीवी पे, आज आप समझ लीजिए वो कुछ आवाज के साथ रोए हैं जो आवाज आज तक आपको सत्ता में लेके आई है, और वही आवाज आपको सत्ता से उतार फेंकेगी। आपका नकाब उतारने का काम शोषित मुसलमान करेंगे जो आज आपने रुलाया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पैसा मंगवाइए, विजय माल्या को वापस अरे आप ध्यान रखिएगा, ये वही मुसलमान कपिल श्रीवास्तव, आपको ये तो पता नहीं कि आज हम डिबेट किस बात पे कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, एक तकनीकी पहलू पूछ रहे हैं, आप वो बता नहीं पा रहे हैं। विजय माल्या से लेकर सच्चर कमेटी से लेकर आप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार भी जिम्मेदारी से ये बात नहीं कह रहे हैं कि देश में जो जिस तरह के हालात अभी वक्फ संशोधन बिल के अगेंस्ट में नजर आ रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। आप एक बार भी ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि आप सड़कों पर उतरकर देश का माहौल मत खराब करें, सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करें। इतनी भी जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी नहीं है? नहीं, ये तो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे ना, ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे उस गरीब मुसलमान को, मुसलमान जो लूटपाट करता है उसको विपक्ष का कोई समर्थन नहीं है। इसमें एक भी व्यक्ति, कोई राजनीतिज्ञ उसमें शामिल नहीं है। ये स्वतः सूचित आंदोलन है। साजिद साहब, वो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम किसी को नहीं भड़का रहे, तो फिर कौन भड़का रहा है? क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग बिना सच्चाई जाने भ्रम में फंसकर सड़कों पर उतर रहे हैं? देखिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ बयान चल रहे हैं। बिल्कुल। अरे कपीश भाई, दूसरों को भी सुन लो यार, मेरे भाई कंटिन्यू बोल रहे हैं आप। अच्छा नहीं, आपकी आवाज नहीं जा रही है, कोई नहीं सुन रहा है आपको। सुनिए, तो स्क्रीन पर आपके बयान चल रहा है, भारत के मुसलमान माफ नहीं करेंगे, उठो मुसलमानों ये वक्त उठने का है, देश को शाहीन बाग बना देंगे, मस्जिदों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। ये वो बयानात हैं जो मुसलमानों को कहीं ना कहीं झिझोड़ रहे हैं, उनको उठने पर मजबूर कर रहे हैं, उनको सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर रहे हैं। ये वही विपक्षी दल हैं जिनकी जबान पर ये अल्फाज हैं। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। अरे सुनो भाई, फिर बोलना शुरू कर दिया आपने यार।
ये क्या बीमारी है आपके अंदर भाई? बोले बोले साजिद साहब, बोले आप। दूसरों को तो सुन लो। दूसरी बात यह है, मैं फिर मुसलमानों से कहना चाहता हूं, विपक्षी दलों के बहकावे में बिल्कुल ना आए, अपने आप का ख्याल रखें, किसी के संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, अपनी जानों की खुद हिफाजत करें। तीसरी बात, अभी अब्बासी साहब रो रहे थे, मुझे आपत्ति है इनके रोने पर। रोना नहीं चाहिए, वक्फ संपत्ति हमारा हक है। हमने इस वक्फ संपत्ति को हमारे पुरखों ने दान किया है। हम सरकार से भीख में नहीं मांग रहे हैं। आप रोकर क्यों मांग रहे हैं इसको? आप हक से मांगिए, ये हमारा हक है। रोने का क्या ड्रामा क्यों करना है हमें टीवी पर बैठकर? ये गलत बात है बिल्कुल। मैं इसको मैं बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकता कि आप रो रहे हैं बैठकर कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। अरे भाई, सरकार कोई भी हो, ये हमारा हक है, ये हमारी संपत्ति है, हम हक के साथ मांगेंगे। बीजेपी से हक के साथ मांगेंगे और कोई भी सरकार आएगी उसके हक के साथ मांगेंगे। आप स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट को पूरा लागू क्यों नहीं कराना चाहते हैं? मेरे भाई, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट कौन से सन में आई थी बताएंगे? वापस लाके उनके द्वारा स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट कौन से सन में आई थी बताएंगे आप? वो पावर करने में लगाने में क्या एतराज है किसी को? अरे स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी बताइए उसको। काला धन वापस ला करके 15-15 लाख रुपए जो है आपके साथ कपिल जी, आप कैसी बातें करते हैं? बिल्कुल बेसिक की बात करते हैं। इतना वक्त नहीं है कि देश के तमाम मुद्दों पर अभी डिबेट कर ले 10 बजे के बुलेटिन। जिम्मेदार कांग्रेस है। जिस चीज पर बात कर रहे हैं वो बात कीजिए ना। माननीय प्रधानमंत्री ये सुनना ही नहीं चाहते किसी की बात। वक्फ के प्रॉपर्टी विवाद की किसी भी कोर्ट में अपील की जा सकेगी, इससे आपको दिक्कत है? वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को भागीदारी मिलेगी, इससे आपको दिक्कत है? किस बात से दिक्कत है? ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे पाएंगे, इस बात से दिक्कत है? अरे दिक्कत कहाँ है ये कहिए ना, एक सेंटेंस में ये बताइए दिक्कत कहाँ है? मास कम्युनिकेशन में आपने भले कुछ भी कर दिया हो, आपने ना नहीं पढ़ा है। ये कब नहीं था? ट्रिब्यूनल का फैसले के अपील उस समय भी हाईकोर्ट जाती थी और तो फिर क्या दिक्कत है? तो फिर क्या दिक्कत है? तो किस बदलाव से दिक्कत है? तो अमित शाह जी और आप अरे कपिल जी, दिक्कत किस बात से है? मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। जब सब सही था, अभी भी सब सही है तो सही था। 1995 में बदलाव हुए, उसके बाद भी संशोधन हुए, तब आपको दिक्कत नहीं थी। अब आपको दिक्कत हो गई, संशोधन गलत है। अमित शाह का प्रवक्ता बन के बैठी हुई है। जो गलत बयानी संसद में खड़ा होकर के अमित शाह कर रहे थे वही आप कर रहे हैं। कैसी बातें करते कपिल जी? आती हूँ मैं आपके पास एक बड़ी खबर और आई से जुड़ी हुई। बंगाल में वक्फ को लेकर हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील जगहों पर बढ़ती जा रही है सतर्कता। पुलिस हर घटना पर निगरानी रख रही है, खासतौर पर जुमे की नमाज पर खास निगरानी शुक्रवार को रखी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर निगरानी की जा रही है। कपिल जी, मैं बहुत सीधा सा सवाल आपसे शुरुआत से ही पूछ रही हूँ, आपको किस बात से दिक्कत है संशोधन के बाद जो बदलाव हुआ है? एक सेंटेंस में जवाब दीजिए, फिर उसका जवाब हम ले लेंगे। बीजेपी के भी लीडर बैठे हुए हमारे साथ। देखिए, बहुत स्पष्ट की बात है। सरकार ने जो वक्फ संपत्तियों पे पुनर्विलोकन का अधिकार इस संशोधन के माध्यम से प्राप्त किया है और जो साथ में अन्य धर्म के लोगों को इसके अंदर सदस्य के रूप में रखा जाएगा, इसका विरोध है, क्योंकि ये आर्टिकल 26, 27, 28, 29, 30 का विरोध करता है। और इसीलिए फटाफट से जवाब दे दीजिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, जवाब दे दीजिए। देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी के किसी लीडर ने भी जो संशोधित होकर बिल आया उसको पढ़ा ही नहीं। एक बिंदु इनसे बार बार पूछा जा रहा है कि आप एक बिंदु पे आ जाइए जिसपे आपको आपत्ति है, आपका विरोध है। यही जब जेपीसी बनी थी, जेपीसी में 65 लाख। आपको दिक्कत है कि उसमें दो दूसरे समुदाय के लोग भी शामिल होंगे? कौन से संवैधानिक बोर्ड में देश के सभी धर्मों के लोग शामिल नहीं है? मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उससे आपको दिक्कत है? ऐसे प्रवक्ताओं को क्यों बुलाते हैं जो अपनी बारे में भी बोलता है और दूसरों की बारे में भी बोलता है? ये समाजवादी पार्टी के मुझे लगता है कि ऑथराइज प्रवक्ता नहीं है। साबित करना जरूरी है। वक्फ करने से पहले ये सारी क्या है, पब्लिक सुनेगी नहीं? बताइए कैसे पब्लिक सुनेगी? ये गैर संवैधानिक है। ये कैसे गैर संवैधानिक है? घर में बैठ के बिल बनाए क्या? किसी के दफ्तर में बैठ के बिल बनाए क्या? लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति की मुहिम मुहर इस पर लगी और उसके बाद इसको लेकर अधिसूचना जारी हुई। कैसे आप जो बोल रहे हैं वो गैर संवैधानिक है? कपिल श्रीवास्तव, चुनी हुई सरकार अगर कोई कानून पास करती है, लोकसभा राज्यसभा में बहुमत से राष्ट्रपति की मुहर लगती है, वो असंवैधानिक है? कैसे सवाल और कैसे जवाब आप आज दे रहे हैं? ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप तैयारी करके इस डिबेट में शामिल होने के लिए नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यासिर साहब आपका भी, एहसान साहब, साथी कपीश जी और मौलाना साजिद रशीदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे दिखाएंगे दिल्ली